हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए, बैठिए। स्टार्ट किया जाए। कितना नंबर तक पढ़े थे हम लोग? 100 131 से होगा ना? 131 हो गया है। चलिए अब एक बार रिपीट कर ले। मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने और कब रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कौन किया था? एओयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? एओयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन किसके समय में रद्द हुआ था? हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? 3 बार। पहली बार कब लगा? 1877। दूसरी बार कब लगा? 1903। तीसरी बार कब लगा? 1900। बताइए, करजन के समय में कौन सा दिल्ली दरबार लगा था? दूसरा। दूसरा ना। और पहला 1877 वाला? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। लेकिन उसमें मुख्य रूप से किरदार निभाए थे कौन? शिष्टमंडल में भेजा था पहले कौन? आगा खां। और ऐसे नाम आएगा तो सलीमुल्लाह खां। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने और कब रखा था? तो आगा खां, अक्टूबर 1906। तो यहां पर पूछेगा बेस। नींव डाला था क्योंकि शिष्टमंडल भेजा गया था। शिष्टमंडल भेजा गया था किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। लेकिन जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, इसको ऑन कर दीजिए। और रिमोट नहीं है। सलीमुल्लाह खान संस्थापक है। दोनों में से अगर एक आंसर है तो सलीमुल्लाह खान मेन संस्थापक है। नींव आगा खां के द्वारा। शिष्टमंडल जो भेजा था ना, जैसे हम और आप मिलके काम करना शुरू किया, हम लोग को लगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना होना चाहिए। अब आप लेटर में क्या किए, उसका लिखे बैकग्राउंड सारा चीज, और शिष्टमंडल को भेजे कि भाई हम मुस्लिम लीग का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक। अब उस समय में जब निर्माण हुआ, तो निर्माण के वक्त जो उस समय में आदमी था, जो मेन आदमी था, वो थे हम। भेजने वाले आप, लेकिन वहां पर हैं कौन? हम। तो हम बन गए सर्वे सर्वा। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक बन गए हम। लेकिन स्टार्टिंग कौन करवाया था? आप करवाए थे। स्टार्टिंग करवाया था आगा खां। ऐसे कंबाइंड आता है तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। लेकिन अगर एक व्यक्ति को चुनना है तो उसमें आंसर मानना होगा सलीमुल्लाह खां। दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो भी सलीमुल्लाह खान जो है पहला आंसर आएगा, अगर संस्थापक के रूप में देगा, क्योंकि स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह खां को ही जाता है। शिष्टमंडल भेजने का यानी नींव डालने का उद्देश्य किसको देता है? आगा खां को। जब नींव का क्वेश्चन आएगा तब मारेंगे आगा खां, और जब देगा संस्थापक कौन है तो मारेंगे सलीमुल्लाह खान। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किस संस्था का सुझाव दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो जो मुस्लिम लीग का नामकरण जो सुझाया था, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कहां पर किया था मुस्लिम लीग का स्थापना? ढाका में। सलीम उल्लाह खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम कब लिया गया या रखा गया? 30 दिसंबर 1906 को। ये नामकरण इसका किया गया 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को किया गया इसका नामकरण, 30 दिसंबर 1906। ये बताए हुए हैं पहले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916। क्योंकि 1907 में ये क्या हो गया था? अलग हो गया था। अलग हुआ था ना। सूरत अधिवेशन किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा। और ये दो भागों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल। दोनों मिल गया 1916 में। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ ना। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो दूसरी बार कांग्रेस का अधिवेशन विभाजन कब हुआ था? 1900। और उस समय में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बस खाली कॉपी में लिखना है, नहीं? कॉपी है? कल आए थे कितने लोग? कल आए थे? थोड़ा कॉपी पलटिए। आप फिर भी कॉपी पलटिए। जो नहीं बोल पाए हैं वो कॉपी पलट, जो बोल दिए ठीक है। कॉपी पलटे। क्या लिखा है? इसपी क्या लिखा है? 1900।
और कहां पर हुआ था? कल चर्चा नहीं किए थे? सिर्फ कॉपी में नहीं रखना है, समझना है। 1900 कब? 18, यानी कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ 1900। उसी विशेष अधिवेशन में हमने बताया था कि सबसे युवा अध्यक्ष था कौन? अबुल कलाम आजाद। कौन सा अधिवेशन? 1923। 1923 अबुल कलाम आजाद ना। और सबसे लंबे समय तक रहेगा तो अबुल कलाम आजाद। कौन सा? रामगढ़। कब हुआ था? 40 से 46। क्यों 40 से 46 इतना लंबा समय तक रहा? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। अभी रात का न्यूज है कि पाकिस्तान पर हमला किया गया ना। और अभी स्थिति वहां कुछ ऐसा है, गुप्त बात आपको बता रहे हैं कि स्थिति ऐसा है, अभी हम भूल गए थे कि यूट्यूब पर है ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोला, अभी हमको याद आया। क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? अभी जो हम बोल रहे हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन। थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था, बैटरी का भी ठीक कर लिए, ठीक है ना। चित्तरंजन दास। 1912 में कहा हुआ था? 1912 में बांकीपुर की अध्यक्षता कौन किए थे? माधोलकर। और 1922 में कहा हुआ था? और गया का कौन किए? चित्तरंजन दास। प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन कब और कहां हुआ था? मार्च 1923 में इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अगर पूछेगा आपसे कि अध्यक्षता कौन निभाए थे तो मोतीलाल नेहरू। और पूछेगा कि महासचिव कौन थे? अध्यक्ष उल्टा कर दिए क्या? हाँ उल्टा कर दिए। अगर पूछेगा अध्यक्ष कौन थे तो सीआर दास। और पूछेगा महासचिव कौन थे तो मोतीलाल नेहरू। देखिए आप नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। बैठिए, वहां 4 ही लोग हैं, बैठिए। आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है संख्या क्या? साइंस। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। ये हो गया एक लाइन नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते। लेकिन अगर उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी की अध्यक्षता कौन किए थे तो सीआर दास, चित्तरंजन दास। और इसके महासचिव कौन थे तो मोतीलाल नेहरू। कहां हुआ था इसका अधिवेशन? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी कब पंगु का मतलब छोटा होकर सीमित हो गया 1926। मतलब इसका दायरा घट गया, खत्म हो गया, समझिए एक तरह से इसका अस्तित्व 1926। स्वराज पार्टी कब पंगु छोटा होकर सीमित हो गया? 1926। बना कब था स्वराज पार्टी? कब बना था? 1923। अब ये बनने का कारण क्या था कि सबसे पहले जो यहां पर घटनाएं घटी, हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट आया 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड आया 1919, खिलाफत आंदोलन हुआ
19 और इस सब को जोड़ जाड़ के बनाए हम लोग एक नया आंदोलन जिसका नाम था असहयोग आंदोलन 1920 ना। और इसी समय में चौरी चौरा घटना जो गोरखपुर में घटा उसके कारण 1922 में चौरी चौरा के कारण असहयोग आंदोलन क्या कर लिए वापस। उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप में हमने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट, स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य, स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य, स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य। लिखे, लिखिए। जब असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया गया, स्थगित चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया गया, स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ये लिखे, स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, एक्शन रिएक्शन, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इस पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी का गठन किया गया था। क्लियर है? फिर एक पॉइंट और जोड़िए इसमें, इस पार्टी का अन्य उद्देश्य, स्वराज पार्टी का अन्य उद्देश्य, स्वराज पार्टी का अन्य उद्देश्य लिखिए, चुनावों में भाग लेने, चुनावों में भाग लेने और विधानसभा के भीतर, चुनावों में भाग लेने और विधानसभा के भीतर ब्रिटिश सरकार के कामकाज में, चुनावों में भाग लेने और विधानसभा के भीतर ब्रिटिश सरकार के कामकाज में बाधा डालने की रणनीति के माध्यम से, चुनावों में भाग लेने और विधानसभा के भीतर ब्रिटिश सरकार के कामकाज में बाधा डालने की रणनीति, बाधा डालने की रणनीति, बाधा डालने की रणनीति के माध्यम से, के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कामकाज में बाधा डालने की रणनीति के माध्यम से स्वराज, स्वराज, स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वशासन, स्वतंत्रता। स्वराज मतलब ब्रैकेट में कर दीजिए स्वतंत्रता, स्वशासन, अपना शासन, अपना रूल, है ना। तो स्वराज का मतलब हो गया स्वशासन, अपना शासन या फिर स्वतंत्रता, ब्रैकेट क्लोज। स्वराज प्राप्त करना था, स्वराज प्राप्त करना था। फिर अगला पॉइंट लिखिए, स्वराज पार्टी का प्रमुख नारा, स्वराज पार्टी का प्रमुख नारा, स्वराज पार्टी का प्रमुख नारा, डैश देके लिखिए, स्वराज हमारा लक्ष्य है। जो पार्टी का नारा था, स्वराज हमारा लक्ष्य है, जो स्वशासन की, स्वराज हमारा लक्ष्य है, इसका नारा था। बस इतना ही नारा था, डैश देके लिख दीजिएगा, स्वराज हमारा लक्ष्य है, यही नारा था। अब इसके बारे में हम लिखा रहे, जो स्वशासन की आकांक्षा पर बल देता है, जो स्वशासन की आकांक्षा मतलब चाहत, इच्छा, जो स्वशासन की आकांक्षा पर बल देता है।
ठीक है। स्वराज का मतलब क्या हो गया? स्वशासन। स्वराज का मतलब क्या हो गया? स्वशासन बोल दिए या स्वतंत्रता बोल दीजिए। फिर से इसमें दो पॉइंट जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट ये कि स्वराज पार्टी बना इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दी थी। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में जिस पार्टी का गठन हुआ उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, वही था ना। और इसका प्रमुख नारा क्या बताए? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन। महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी खत्म हो गया या पंगु बन गया कब? स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहां शुरू हुआ? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? 1 जनवरी 1923 चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस में सिर्फ विचारधारा चेंज हुआ था। इसका क्या हुआ था ना कि उसमें से जो कुछ लोग थे ना वो चाहते थे कि हम उसका बदला ले। किससे? अंग्रेजों से। अब कुछ लोग देख रहे हैं कि अब वो बदला लेने के लिए तैयारी नहीं है। जैसे अभी हम लोग के मन में क्या चल रहा है, पाकिस्तान को मारा जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी भी हम लोग के अंदर भी कुछ लोग ऐसा है जो पाकिस्तान का तारीफ करते हैं, बोलते हैं ना ना छोड़ दो, काय मारेगा उसको। तो इस कंडीशन में आपको अच्छा लगेगा खराब? अब अचानक से मोदी साहब अगर वापस ले लिए तो हम लोग को अच्छा लगेगा? मुसलमपुर हाट से ही हम लोग राफेल नहीं उड़ा देंगे? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था? लिखिएगा, मूल शंकर। इसी का नाम था ना, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदा। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो एक हेडिंग दे दीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। लिख के एक हेडिंग दे दीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। लिखिए, आधुनिक भारत के चिंतक। आधुनिक भारत के चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत के चिंतक। आधुनिक भारत के चिंतक कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। फिर अगला पॉइंट लिखिए, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक। बचपन का नाम मूल शंकर। आधुनिक भारत का चिंतक। बस एक पॉइंट हुआ। आधुनिक भारत का चिंतक के रूप में किसको जानते हैं? दूसरा पॉइंट लिखिए, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती लिख के उसका पॉइंट लिखते चलिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, बचपन का नाम मूल शंकर। बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना कहां किए थे? मुंबई में। लिखिएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई। आर्य समाज का मतलब ही होता है श्रेष्ठ जीवन, है ना। जब आप लोग पढ़िएगा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। कहां पर इसका स्थापना हुआ? इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। वही है, वेदों की ओर लौटो। किसका नारा था? फिर अगला पॉइंट इसमें लिखिए, दयानंद सरस्वती कर्म सिद्धांत। दयानंद सरस्वती कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म। दयानंद सरस्वती कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और सन्यास को। दयानंद सरस्वती कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और सन्यास को अपना दर्शन बनाए थे। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और सन्यास को अपना दर्शन बनाए थे। अगर आपसे पूछेगा कि स्वराज का नारा सबसे पहले कौन दिया था? स्वराज शब्द की जो नारा दिए गए थे वो किसके द्वारा? लिखेगा, स्वराज का नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। 1876 के आसपास, ईस्वी मेंशन नहीं करिएगा, देख लीजिएगा। स्वराज का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा?
दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाद में फिर लोकमान्य तिलक जो है उनको आगे बढ़ाए थे। लिख दीजिएगा, स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, बाद में लोकमान्य तिलक के द्वारा। क्या छूट रहा है क्या? आप लोग कहानी जैसा नहीं लिखिएगा। देखिए ये लिखिए दयानंद सरस्वती, ये हेडिंग क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत का चिंतक कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन? बचपन का नाम इनका क्या था? स्वराज का नारा कौन दिए थे? अब उसको आगे बढ़ाए लोकमान्य कौन? तिलक। वेदों की ओर लौटे कौन बोले? यही तो पॉइंट ऐसे लिखना था। छूट गया है? चलिए आगे। स्वराज का नारा पहले कौन दिए, बाद में इसको आगे कौन बढ़ाया? उसको ऐड कर देगा, बाद में इसे लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। हो गया? मूल शंकर किसका नाम है? आर्य समाज के संस्थापक कौन? कभी कभी क्या होता है, जैसे आर्य समाज हो गया, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? तो पूछ देगा श्रेष्ठ समाज की स्थापना। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है कभी, लेकिन इसका मतलब होता है श्रेष्ठ समाज। आर्य का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ समाज। और इसके संस्थापक थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगर आपसे पूछेगा मूल नाम क्या है इनका? मूल शंकर। मूल नाम है मूल शंकर। कौन सा नारा दिए थे पहले? वेदों की लौटो। और क्या दी बोले थे? स्वराज। बाद में स्वराज को आगे कौन बढ़ाया? कौन बढ़ाया? वेदों की ओर लौटो। वेद कितना प्रकार का होता है? कौन कौन पता है? ऋग्वेद का ब्राह्मण पता है किसी को? नहीं। ऋग्वेद का उपवेद पता है? नहीं। वेदों, चारों वेदों में क्या क्या है ये तो पता होगा। पता है? किसको किसको पता है? नहीं पढ़ना रहता है आज, इसलिए छोड़ दिए। ठीक। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह, यज्ञ बलि वगैरह, और अर्थवेद में जादू टोना भूत प्रेत औषधि। आर्य समाज की स्थापना कौन कब और कहां किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। कहां पर? बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बंबई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। कहां पर? बंबई में किया गया। देख लिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। कहां पर किया गया? बंबई में। इसका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आधुनिक भारत के चिंतक कौन थे? स्वराज का नारा सबसे पहले कौन दिए? वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए? उसी को बोलते हैं बैक टू वेदा। अगर ये ऐसे लिख देगा बैक टू वेदा, कौन बोले थे? पुराने रीति रिवाजों को जोड़ना चाहते थे वैदिक कल्चर से, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे भारत पर क्या हुआ था ज्यादा। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब वेस्टर्न कल्चर, बताए थे ना। जो पश्चिमी सभ्यता का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ हावी होने लगा था। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी। इतिहास जब पढ़िएगा तो उसमें 3 पार्ट बटा हुआ है इतिहास का। एक है एंशियंट, एक है मिडेवल और एक है मॉडर्न। और एंशियंट में समाज था कि नहीं? समाज के बिना कैसे चलेगा इतिहास? एंशियंट में समाज था कि नहीं? मिडेवल में था कि नहीं? और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? मॉडर्न। मॉडर्न में समाज है कि नहीं? और जब समाज है तो धर्म का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हर समाज में धर्म का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यानी समाज और धर्म है कि नहीं? और उस समाज और धर्म में गलतियां होगा कि नहीं? नहीं होगा। समाज के लोगों से गलती होगा और ये लोग धर्म को बना देंगे अलग ही चीज, मोहरा बनाकर काम करेंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, या कोई भी युग में हो। तो जब धर्म को मोहरा बनाएगा तो समाज और धर्म में कुरीतियां फैलेगा कि नहीं? धर्म कुछ और कहता है, उसकी व्याख्या कुछ और किया गया ना। तो यहां पर जब कुरीतियां हुआ था तो यहां भी चला था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और वो चलाए थे कौन? बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म जैन धर्म का नाम सुने हैं? पक्का। मेडावल हिस्ट्री में क्या हो गया? हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आ गए। तो सिर्फ हिंदू धर्म में कुरीतियां होगा कि मुसलमान में भी होगा? तो हिंदू और मुसलमान दोनों में होगा। तब उस कंडीशन में सूफी और संत लोग आना शुरू हो गए, यानी पंडित जी इधर से और उधर से मौलवी साहब, ये सब ऐसा बोल के आप बढ़ सकते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जो भी कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया सूफी संतों के द्वारा। अब आ गए कहां पर? मॉडर्न। यहां पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एक और बढ़ गया ईसाई, यानी जो यूरोपीय लोग थे वो भी यहां पहुंच गए। यहां धर्म में अशुद्धियां होगी कि नहीं? समाज में अशुद्धियां होगी कि नहीं?
तो यहां भी चलेगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज, देव समाज आदि कई समाज आएंगे। और इस समय के तत्कालीन समाज में जो समाज और धर्म में कुरीतियां फैला हुआ है, जो बुराइयां फैला हुआ है, उसको क्या करने का प्रयास करेंगे, दूर करेंगे। उसी में से एक नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हमारे पुराने संस्कृतियों की ओर लौटाना चाहते हैं सारे समाज के लोग को, जिसका आधार है क्या, वेद। जिसका आधार क्या है, वेद। राधाकांत ने धर्म सभा की स्थापना कब और कहां किया था? 1830 में कलकत्ता में। ये राजा राम मोहन राय के विपरीत काम करने में विश्वास रखते थे। कौन? राधाकांत। राधाकांत ने धर्म सभा की स्थापना कब की थी? 1830 में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय, 1915। और ये डेट वही है जब महात्मा गांधी का पदार्पण भारत में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। सभी को पता है ना? कितने लोगों को पता है कि पूना पैक्ट था क्या? हाथ उठाइए। पूना पैक्ट क्या था, क्या हुआ था? हाथ उठाइए, कौन कौन जानते हैं, बोलिए। हाँ, क्यों? ठीक है, बैठिए। और कौन, बोलिए। सब मिल के नहीं बोलिए, एक एक करके बोलिए। और इधर से बोलिए, बोलिए। हाथ उठाई थी ना आप अभी, बोलिए। और कौन हाथ उठाए थे? पीछे का तो आवाज ही नहीं आएगा हम तक, जोर से बोलिएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, और बोलिए आप। और कोई बोलना चाहेंगे अच्छे से? बोलिए। हल्ला नहीं करिए। बैठिए, ठीक है। आपको पता है इधर से दोनों लोग को? बताइए आप दोनों, आप बताइए। यही था? खड़ा रहिए, बैठने कौन बोला आप? यही था? आप बताइए सर, आप भी खड़े हो जाइए। बस यही था? और कुछ जोड़ना चाहेंगे? बैठिए, यही सब बात कर रहे थे अभी क्या? ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। सही है। देखिए, सब लोग का कहना सही है, सब लोग समझ रहे हैं। इसमें शुरुआत कर सकते हैं कम्युनल अवार्ड से। यानी जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पे स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसी प्रकार जो पूना पैक्ट था, वो पूना पैक्ट की शुरुआत का नींव जो था वो किस पर आधारित था? कम्युनल अवार्ड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो अगर रॉलेट एक्ट ना हुआ होता तो क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड होता? यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी पृष्ठभूमि पर है? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि पर बना जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक उसी प्रकार जो कम्युनल अवार्ड है उसकी पृष्ठभूमि पर तय होता है पूना पैक्ट। अब ये सवाल उठता है कि कम्युनल अवार्ड था क्या? इसे इतिहास में सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था?
मैकडोनाल्ड। और ये मैकडोनाल्ड जो है, चूंकि अंग्रेजों की शुरू से ही नीति रहती है, पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। और यहां भी उसी तरह था, हिंदू और मुस्लिम में तो फूट डाल ही चुका है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, और भी कई घटनाओं ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई बनाने का काम किया। अब एक और बन गया कौन, दलित। तो अब एक और ऑप्शन मिल गया मैकडोनाल्ड को कि दलित को भी ले आए। तो दलित को लड़ाएंगे हिंदू से, लड़ा तो ठीक है, दलित को लड़ाएंगे मुस्लिम से तो ठीक है, हिंदू को लड़ाएंगे मुस्लिम से तो ठीक है। ऑप्शन बढ़ गया किसके पास, मैकडोनाल्ड के पास। इसलिए इन्होंने लालच देना शुरू कर दिया कि दलितों के मांग को लेकर, दलित के सीटों को लेकर। ये चीज पता चला किसको, महात्मा गांधी को। ये चीज तो बुरा बात है कि आपस में आप एक दूसरे को बहका रहे हैं और आपस में भाईचारा को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तब चूंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30, 31 और 32, कहां पर, लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे भीमराव, दलितों के मसीहा या दलितों के लीडर जो थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर का ही वही था कहना उस मांग को लेकर, किसके, दलितों के मांग को लेकर। तो इन लोगों का पैनी निगाह था कि ये बैठा हुआ है कौन, भीमराव अम्बेडकर। तो जाहिर सी बात है अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये बुरा लगा किसको, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी भी गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बने थे, कौन सा, दूसरा, और पहले तो नहीं बने थे पहले वाले में। तब गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत इनको यहां से लेकर गया था, लेकिन उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया था। तब पुनः आकर वो यहां पर आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपना निभाने लगे, कौन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पूरा वाकिफ थे कि अंग्रेज की रणनीति क्या चल रही है। तो यहां पर जैसे ही जब वापस आए तो इनको जेल में क्या कर दिया गया, बंद। वो जेल था पुणे का जेल, कौन सा जेल, पुणे का, संभवतः यरवदा जेल था, है ना। तो पुणे के यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया। आंदोलन चल रहा है उनका, बंद हो गया। और उस समय का घटना जो घट रहा था ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूवमेंट। कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, और ये खत्म हुआ 32, आंशिक रूप से खत्म हुआ था 32, पुनः ये प्रारंभ हुआ 1932 और पूर्ण रूप से समाप्त हुआ 34। और इसी बीच के दरमियान ये घटनाएं घट रही है। अब यहाँ पर पुणे में चूंकि बंद है कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बुलावा भेजे किसको, अंबेडकर जी को। नेहरू जी लेकर आए उनको, किसको, अंबेडकर जी को, बताया कि देखो क्या बात है क्या नहीं। तो चूंकि कम्युनल अवार्ड के कारण उन दलितों को मांग को डिवाइड करना चाह रहा था, महात्मा गांधी यहाँ पर एक बड़ा गेम खेल दिए और वहां पर वो सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिए। जो सीट 71 था उससे बढ़ाकर 148 कर दिए, कहीं कहीं 147 देता है, लेकिन एक्चुअल में वो 71 से 148 सीट था। एक्चुअल में 71 से 48 था। ये सीट कहीं कहीं वेरी करता है, कहीं 147 देता है, तो घबराना नहीं है, 71 से 148 सीट है। वहां से जैसे ही इंक्रीज किया तो अंबेडकर जी खुश हो गए, तो बोले अब उधर से इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। उसी को घटना को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। चूंकि वो जेल में हुआ था पूना पैक्ट, और वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, लेकिन उसमें हस्ताक्षरित जो साइन किया गया था वो साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। सिग्नेचर हुआ था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, नहीं पता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसको इतिहास में जय संहिता के नाम से जानते हैं। और उसके लेखक थे कौन, कौन, महर्षि वेदव्यास। लेकिन लिखने वाला हाथ किसका था, गणेश जी का। किसका था, गणेश जी का। एग्जाम में भी पूछा हुआ, लिखने वाला हाथ किसका, गणेश जी। उसी प्रकार पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, लेकिन वो लिखने वाला, सिग्नेचर करने वाला हाथ किसका था, पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत बड़े वकील थे, कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, 1915 में। किसके द्वारा की गई थी, पंडित मदन मोहन। और ये वही समय है जब महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ था भारत में, 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, जो इस बार मनाए भुवनेश्वर, पिछले बार मनाए इंदौर में, इंदौर में ना, और इस बार कहां पर, भुवनेश्वर। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 18 भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 18 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको बोलते हैं आरएसएस, इसकी स्थापना किसने किया था, श्री केबी हेडगेवार ने। केबी हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई थी, शॉर्ट में आरएसएस बोल सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। केबी हेडगेवार, इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी है, लिख लिए, केबी हेडगेवार। नहीं याद रहेगा तो गवार याद रखे, गवार। आरएसएस का स्थापना कौन किया, गवारों का हेड था, गवारों का हेड, गवारों का
हेट। आरएसएस, जो आरएसएस वाले होंगे अभी सुनेंगे पूरा एकदम, है ना, गोली उड़ा देंगे गोली मार के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कौन? आरएसएस, जिसके संस्थापक कौन थे? गवारों का हेड, हेड गवार, नहीं ऐसे याद रखना, गवारों का हेड कौन? हेड गवार, तब याद रहेगा, हेड गवार, गवारों का हेड कौन? हेड गवार। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक कौन? 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 इतना सुंदर तो बताया, गवारों का हेड कौन? ये स्थापना कब हुआ, कहां पर हुआ? लिख लीजिएगा 1925, नागपुर। काकोरी घटना जो घटी थी कब? 1908 डाउन सहारनपुर से जाने वाली लखनऊ की ट्रेन, यही था ना, पैसेंजर ट्रेन जिसको लूट लिया गया था ना, उसका नाम अब भारत सरकार क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड, कांड नहीं थोड़ा जब लगता है कांडी है, कांड किया है, उसके जगह पर नाम अच्छा रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये रॉलेट एक्ट आ गया था, है ना? अच्छा 19 मार्च, 19 मार्च, 19 मार्च, 19 मार्च, सॉरी सॉरी, 19 मार्च, वो जालियांवाला था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था ना। कितने लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी है? हाथ उठाइए बस। अच्छा, कितने लोगों को जानकारी नहीं है वो हाथ उठाइए। जिनको जानकारी नहीं है वो हाथ उठाइए। और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो किधर है? ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो और शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस गिरफ्तारी में दो लोग इंपोर्टेंट थे, एक था सतपाल मलिक, एक था सतपाल मलिक और एक था सैफुद्दीन किचलू। इसी को गिरफ्तार किया गया था ना। और इस गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी बहुत आहत हुए और उन्होंने जालियांवाला बाग जो है, वो जो बजल्ली नामक व्यक्ति का जालियांवाला बाग था, शांतिपूर्ण सम्मेलन का आह्वान किया। भले ही वो नहीं गए, अलग बात है। और वहां पर जनरल आर डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और उधम सिंह ओ डायर को जाके कहा मारा था? लंदन में मार, लंदन में ना। और इसी घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो एक ऐसा कानून जो शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और ये इसलिए लाया गया था रॉलेट एक्ट, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी लोग जो थे, उनके जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, उसको किसी ना किसी की तरह क्या कर दे, कुचल दे, इसलिए आया था क्या, रॉलेट एक्ट। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो सैफुद्दीन किचलू का शब्द है, जो महात्मा गांधी का शब्द है, ये दोनों को दिमाग में रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी, तो उस मृत्यु के बाद कंधे पर ले जाने वाले व्यक्तियों में एक नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक थे महात्मा गांधी, और भी लोग थे। ये दोनों इंपोर्टेंट, चूंकि यहां से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इसका नाम ले लिए, सैफुद्दीन किचलू और कौन? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु आप लोग बता दीजिए कब हुआ था, कब हुआ था? क्लियर है? तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले दिन कितना टोटल क्वेश्चन है इसमें? 300। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है।
एक्चुअल में सर को थोड़ा सा समय लगेगा आने में, तो जब तक सर का समय लगेगा आप लोग बैठ के टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? तो हम कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक ना? थोड़ी देर में सर पहुंच जा रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ा भीड़ भाड़ होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हम भोजन करने ही जा रहे थे, अच्छा अच्छा आया हुआ था, खाने ही वाले थे, अभी पूरा पानी आ चुका था मुंह में, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अभी सर पहुंचेंगे ना, और कुछ अच्छा चीज आ रहा है खाने का, तो फिर बाद में खाएंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, आप लोग को भी मौका मिलेगा खाने का, व्यवस्था किया जा रहा है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919। ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो और जेल में बंद कर दो। शक के आधार पर गिरफ्तार करने वाला कानून बनाया था कौन? अंग्रेज। जिसका मकसद था कि भारतीय क्रांतिकारी लोग में जो राष्ट्रवाद की भावना उपज रही है उसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। और इसी की पृष्ठभूमि पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार। अली मुसलियार केरल के मालाबार तट के पास हुआ था। कहां पर हुआ था ये? केरल। केरल या मालाबार? हाँ, मालाबार तट। मालाबार तट या केरल, लिख लीजिएगा इसमें कुछ पॉइंट। मोपला विद्रोह लिख के डैश दे दीजिएगा। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के सहयोग में, यह आंदोलन, कौन आंदोलन? मोपला विद्रोह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के सहयोग में, खिलाफत आंदोलन के सहयोग में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आरंभ हुआ था। ठीक है, यानी ये खिलाफ हुआ था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन किसको सपोर्ट करते हुए? खिलाफत को सपोर्ट करते हुए। और खिलाफत में कौन थे? हिंदू की मुस्लिम? मुस्लिम। और जो मोपला का विद्रोह करने वाले वो हिंदू थे कि मुस्लिम? मुस्लिम। और ये हुआ था कौन सा जगह पर? केरल में। केरल में कौन सा तट था? मालाबार तट। इसकी चर्चा जो है, जो मोपला विद्रोह हुआ है, अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है उसमें किया गया है। तो लिखिएगा मोपला विद्रोह की चर्चा, मोपला विद्रोह की चर्चा, मोपला विद्रोह की चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक, मोपला विद्रोह की चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान, पाकिस्तान, पुस्तक का नाम क्या है? पाकिस्तान, में किया गया है। में किया गया है। ठीक है, जो मोपला विद्रोह है इसकी चर्चा हमें कौन से पुस्तक में मिलती है? पुस्तक का नाम क्या है और इसको लिखे कौन है? भीमराव अंबेडकर की पुस्तक। कौन सा? पाकिस्तान में चर्चा किसकी? मोपला विद्रोह हुआ था कब और इसका नेतृत्व किए थे कौन? और ये हुआ था कहां पर? केरल में। इस तट को क्या बोलते हैं? या तो मालाबार बोलेगा या तो केरल बोलेगा। तो केरल को तट को क्या बोलते हैं? मालाबार। ये खिलाफत के सपोर्ट में, जो खिलाफत आंदोलन था उसके सपोर्ट में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जिसका नाम था मोपला विद्रोह। मुसलमान वर्गों के द्वारा किया गया विद्रोह था ये। कई हिंदुओं और अंग्रेजों को उस समय में निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसे इतिहास में मोपला का विद्रोह कहते हैं। ठीक है, जब हुआ था कब? 1921 में। कौन से पुस्तक में इसकी चर्चा? तो पाकिस्तान पुस्तक के रचयिता कौन? भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान पुस्तक को कौन लिखा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ पाकिस्तान नामक पुस्तक में किसकी चर्चा है? मोपला विद्रोह। जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ से लिया गया है, और उस आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा है? सन्यासी विद्रोह। उसी तरह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक पाकिस्तान में किसकी चर्चा है? मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। और इसके संस्थापक यानी लीडर कौन थे? याद नहीं हुआ? लीडर कौन है? अली मुसलियार। चूंकि ये मुसलमानों के द्वारा हुआ था
तो यहां से याद रखेगा, मुसलमान से दिमाग में रखेगा मुस्लियार। क्या नाम बोले? मुस्लियार। क्या बोले? क्या नाम बोले? तो मोपला विद्रोह का संबंध किससे? किससे? कहां हुआ था? केरल में। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। 1930 में हुआ था ये दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। तो नाम से आप पकड़ लीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे आर्टिकल 32 को कहा था हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, यही ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें मोपला विद्रोह की चर्चा है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1922। ये चौरी चौरा की घटना का डेट नहीं है, यह स्थगन का डेट है। हाँ याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन? भारत का ऐसा पहला आंदोलन जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने बड़े पैमाने पर क्या किया था? हिस्सा लिया था। और इसी में महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में मिला लिए थे। तो क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ सकता है कि किसके प्रश्न को महात्मा गांधी ने अपने प्रश्न में मिला लिया था? खिलाफत। ये खिलाफत आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध वहां पर हुआ था, जो खलीफा के प्रश्नों को लेकर था। मुस्तफा कमाल पाशा का नाम सुने होंगे आप लोग। तुर्की का नाम सुने हैं? तुर्की को बोलते हैं यूरोप का मरीज। क्या बोलते हैं? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 1924 तक। कब से कब तक? 1919 से 1924, क्योंकि खलीफा शब्द को समाप्त कर दिया गया था कब? 1924 में। तो खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में मिला लिए कौन? महात्मा गांधी। और एक नया आंदोलन का नींव रखे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक था, वो था कौन? असहयोग आंदोलन। चूंकि महात्मा गांधी का जो स्ट्रेटजी था वो इस प्रकार से था कि मैक्सिमम वो सोचते थे कि हिंसा ना करे, अहिंसा पर जोर दे। सत्य और अहिंसा परम धर्म उनका ही था, मतलब सत्य पर काम करना और अहिंसा पर। विचारधारा की लड़ाई है, अपना विचार। गांधी क्या है? गांधी व्यक्ति थोड़े है, अब गांधी एक विचारधारा, एक सोच हो गया। अभी दुनिया में बोलते हैं ना गांधी कौन है, तो गांधी एक व्यक्ति तो नहीं रहा। गांधी क्या है? विचारधारा है। उनका एक अपना थॉट है जो हमारे लाइफ में चलता है। माने या ना माने, मानना पड़े। हम लोग को लगता है कि नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। और वहां तीन दुनिया में बाहर के विदेश लोग, ब्रिटेन में जाइएगा तो वहां सिक्का में अब किसका नाम आने वाला है? महात्मा गांधी। हम लोग बोलते हैं यहाँ से बापू का नाम हटाओ। बापू किया क्या है हमारे लिए? अब विदेश वाला बोलता है बापू का नाम जोड़ो। सोचिए, बापू विदेश वाले लोग को दौड़ा दौड़ा के मारे थे। मारने का मतलब थोड़े ऐसा कि भुजाली लेके मारना शुरू किए। शब्दों का भी तो बान लगता है, तो मारने का मतलब थोड़े सिर्फ वो ही होता है। तो खिलाफत के प्रश्न को अपने प्रश्न में मिलाए कौन? महात्मा गांधी। एक बड़े आंदोलन का नींव डाले जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ? और हम बताए कि एक तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920। सत्य पर चलना चाहते थे, अहिंसा पर चलना चाहते थे, हो गया यहाँ पर हिंसा। 1922 चौरी चौरा घटना। कहाँ है चौरी चौरा? गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा घटना घटा, और उसमें जो असहयोग आंदोलन के जुलूस का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था भगवान अहीर। क्या नाम था? भगवान अहीर। तो भगवान अहीर के नेतृत्व में वो जुलूस आगे जा रहा था। उसी में क्या हुआ? दोनों के बीच, दोनों दलों के बीच क्या हुआ? खिंचातानी हो गया, मतलब मैं तू की कहानी। और ये लोग गुस्से में जाकर, आक्रोशित होकर वहां पर थाने में क्या कर दिए? आग लगा दिए, जिसे इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ये घटना घटी, महात्मा गांधी अवगत हुए। उन्होंने तुरंत बोला कि हिंसा हो गया, और बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। इसीलिए हम इस आंदोलन को बैकड्रॉ करते हैं, मतलब वापस लेते हैं। और विड्रॉल कर लिए, वो वापस ले लिए। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? और वो डेट क्या था जब वापस लिया गया? वो डेट क्या था? चौरी चौरा घटना कब घटा था? 5 फरवरी 1922, है ना? ये हो गया स्थगित का 12 फरवरी, है ना, 1922। चौरी चौरा घटना घटा था कब? और उसी समय महात्मा गांधी बोले कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। किसको? असहयोग आंदोलन को। फिर उनके खिलाफ टिप्पणी आने लगी कि एन वक्त पे महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लिए जब भारत क्या होने वाला था? आजाद होने। लेकिन उनका विचारधारा था कि हम हिंसा से आजादी नहीं लेंगे, क्योंकि जो हिंसा से आजाद होगा, यानी एक ऐसे बच्चे का जन्म जो हिंसा से होगा, तो बच्चा भी कैसा बनेगा? हिंसा वाला। ये महात्मा गांधी का सोच था कि हम उस बच्चे को जन्म दे जो हिंसा वाला ना हो। इसलिए तो देखते हैं जब गर्भवती महिला होती है तो उसको क्या बोला जाता है? खूंखार मूवी देखो, भूत वाला। अच्छा अच्छा मूवी दिखाया जाता है, रामायण सुना जाता है, महाभारत सुना जाता है। बच्चों पर प्रभाव ऐसे ही, तो बच्चा निकलेगा हा 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 हा।
नहीं आएगा। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा घटना के कारण। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में। किसका? तुर्की। एक्चुअल में 1919 से प्रारंभ हुआ था, 1919, लेकिन मुख्य रूप से काम करना शुरू किया कब? 1920 से। भारत में खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1919 वहां तुर्की के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में अगर बोलेगा तो 1920 अली बंधु के द्वारा यहां प्रारंभ कर दिया गया था खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। यंग इंडिया लिख के थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए, एक दो पॉइंट रुक जाइए तो पहले लिख लीजिए। तो असहयोग आंदोलन वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें जोड़ दीजिए एक दो लाइन, कुछ लिखा है ना उसमें, एक दो लाइन लिख लीजिए। 12 फरवरी 1922 को, वही जो डेट था उसी डेट में, डेट आंसर था ना 12 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का वापस लेने वाला। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में, बारदोली कहाँ है? बारदोली कहाँ है? बारदोली में कांग्रेस की बैठक में, बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कितना पुलिसकर्मी मारे गए थे? सब तो याद है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इसमें चौरी चौरा घटना में, है ना। जिनको नहीं याद होगा लिख लीजिएगा, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस या समाप्त करने का निर्णय लिया गया, समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी समय में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज में छात्रों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, हटने लगा वो, सरकारी पदों से लोग इस्तीफा देना शुरू कर दिया, बायकट करने लगा। किसका? अंग्रेज का। अब इसमें लिखिए, हो गया बोला। अब ये यंग इंडिया लिख के थोड़ा डैश दीजिए, देखिए यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकेंड पे आता था ये, वीकेंड, वीकेंड मैगजीन था ये, यंग इंडिया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, पहला पॉइंट। दूसरा, अंग्रेजी में निकलती थी, इसका प्रकाशन जो होता था, पब्लिश जो होते थे, कैसे? इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी ये, अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी, इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी अपने विचार और दर्शन को, क्या? इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी अपने विचार और दर्शन को प्रसारित करने के लिए आरंभ किए थे, प्रसारित करने के लिए आरंभ किए थे। इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए, प्रसारित मतलब प्रचार प्रसार करते हैं ना, प्रसारित करने के लिए आरंभ किए थे। पत्रिका लिखा है तो अभी, साप्ताहिक पत्रिका। क्या हुआ? यहां भी तो पत्रिका लिखा हुआ है, क्या छूट गया फिर? गांधी जी ने अपने विचार और दर्शन को प्रसारित करने के लिए आरंभ किए थे। इसमें देख लीजिएगा ना, उसका कब निकाला है वो याद नहीं है हमको, पत्रिका था, पत्रिका, मैगजीन। अब एक जो मैगजीन है, इसका मतलब नहीं कि वो समाचार पत्र नहीं हो सकता, वो समाचार पत्र के रूप में भी आ सकता है, लेकिन ये जिसका चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? मैगजीन। और वो कितना दिन में निकलता है? स्पष्ट हम लिखा है, वो साप्ताहिक पत्रिका है, जिसका पब्लिकेशन होता था किस भाषा में? इंग्लिश में, जिसका नाम है यंग इंडिया। एक है न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, वो भी पत्रिका था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये तो पहले बता दिए ना। और महासचिव कौन? लिख लिया ना, पिछले ही बार में पढ़ा चुके हैं, चित्तरंजन दास। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ये भी चर्चा कर लिए हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट आया था, बताए ना अभी। कब आया था रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919,
चौरी चौरा में कितने लोग मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी भारतीय थे ना? कौन थे? चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब हुआ हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। खिलाफत के प्रश्न को मिलाकर ही महात्मा गांधी आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, क्योंकि हिंदू लोग इनके साथ थे, मुसलमान भाई साथ नहीं थे। मुसलमानों को साथ ले लिए खिलाफत के प्रश्न को मिलाकर। बहुत तेज चतुर थे कौन? महात्मा गांधी। दूरदर्शिता का उसमें लक्षण देखने को मिलता है। 1932 में कौन सा समझौता? पूना समझौता। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। इस पे भी हम लोग डिस्कस किए हैं। सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148, कहीं कहीं 47 रहेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर है 148। पूना पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। अगर सांप्रदायिक पंचायत ना होता तो पूना पैक्ट नहीं होता। अगर रॉलेट एक्ट नहीं घटता तो जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता, यही ना? अगर इरविन नहीं आते तो शायद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं जाते। अगर पाकिस्तानी लोग, आतंकवादी हमला नहीं करता तो कल रात में भारत आक्रमण नहीं करता, यही ना? अब अगला कार्रवाई अगर पाकिस्तान करेगा तो फिर हम लोग 2 दिन बाद क्या बोलेंगे पता है ना? अगर वापसी कार्रवाई पाकिस्तान नहीं किया होता तो भारत घुस के पाकिस्तान को नहीं मारा होता, क्योंकि अब जैसे वो कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान को घुस के मारेगा ना। ये तब हम लोग 2 दिन भविष्य पहले बोल दिए कि वो कार्रवाई करेगा तो फिर हम लोग ये डायलॉग मारेंगे, ठीक ना? नहीं करेगा। चलिए आगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। और होम रूल लीग कब हुआ था? होम रूल लीग सबसे पहले कौन? तिलक का 2 पत्रिका कौन कौन था? मराठी और केसरी किस भाषा में? और मराठा। और एनी बेसेंट का कौन? कॉमनवेल्थ और ये हुआ था अप्रैल 1916 और ये हुआ था सितंबर 1916। ये हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में और ये हुआ था मद्रास के अडियार में। यही था ना? कहां से आई थी एनी बेसेंट? आयरिश महिला किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? पकड़ बना के रखे, हमको लगा बोलिएगा एनी बेसेंट। भारतीय पूछ दिए तो सरोजिनी नायडू, और ऐसे पूछेगा तो एनी बेसेंट। अच्छा, जो एनी बेसेंट बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, किस अधिवेशन में? 1917। कहां का? कलकत्ता। और सरोजिनी नायडू 1925। कहां का? कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? इसी को बोलते हैं WC। जबकि महासचिव पूछेगा तो AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ब्रिटिश अधिकारी थे सिविल सेवा में जो रिटायर कर लिए थे ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इस समय में गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक? 1884 से कितना साल? इसी का माइंड का उपज बोलता है कि कांग्रेस था, है ना? यानी इनके दिमागी उपज था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 3 कठिया पद्धति मतलब कितना? 3/20। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था और इसका संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह ना? और चंपारण कहाँ है? बिहार में ना? पहले पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों क्या था? एक ही था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और 3/20 भूमि पर, यानी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। जबकि नील विद्रोह सबसे पहले हुआ था बंगाल में। नील विद्रोह सबसे पहले भारत के संदर्भ में अगर पूछेगा तो बिहार में कौन? चंपारण सत्याग्रह 1917। ये चंपारण सत्याग्रह में जो इनका डिमांड था उसको इंप्लीमेंट कर दिया था अंग्रेज लोग। यानी ये कुल मिलाकर देखेंगे तो सक्सेस था, सफल था ये। तो चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था क्या? सफल। और इस सफलता से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, तो पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर।
किस घटना से प्रेरित होकर, किस घटना से, और इसकी जांच के लिए एक समिति बनाया गया था, याद है? क्या उस समिति में महात्मा गांधी सम्मिलित थे? ये सब तो पहले भी हम लोग शायद पढ़े हैं। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली है किस राज्य में? गुजरात में है ना। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कौन सी उपाधि? सरदार की उपाधि। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया? कौन दिया? बारदोली की महिलाओं ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन दिया? कौन दिया? महात्मा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि कौन दिया? एडॉल्फ हिटलर। कौन दिया? हिटलर। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म, लेकिन हिटलर चांसलर था, राजा बना था किसका? हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? आत्महत्या से। और हिटलर का आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष, मीन कैंप। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। देखिए, कहते हैं ना सुख है। आप लोग सुखी हैं कि दुखी में हैं? कितने लोग दुख हैं? हाथ उठाइए। दुखी हैं? दुख हैं, क्यों? और कौन कौन दुखी है? हाथ उठाइए। क्यों? नौकरी चाहिए। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो उसमें बताया 4 आर्य सत्य। कितना आर्य सत्य? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध प्रतिगमा है। कितना प्रकार का है? और इन चारों को ठीक करने के लिए दिए अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? 8 मार्ग। तो दुख सबको जीवन में होता है। अब हम इससे कैसे कोरिलेट करेंगे, अभी ध्यान समझिएगा। दुख सबको है, सब कोई को दुख है। अंबानी को दुख नहीं होगा? बड़ा हो या छोटा हो, राजा हो या रंग हो, सबको क्या है? अब दुख का अलग अलग परिभाषा है। दुख पता कैसे चलता है? जब आपको सुख का एहसास है। किसी को दुख है नौकरी, जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नौकरी चाहिए, उनको दुखी है नहीं? तो किसी को दुख है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। किसी को दुख है कि मम्मी पापा उनके पास नहीं है। किसी को दुख है कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। ये गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल आज के डेट में होता है 21st सेंचुरी में। वहां दिया है प्रियतमा का। क्या नाम दिया है? प्रियतमा का। प्रियतमा मतलब वही होता है गर्लफ्रेंड। महात्मा बुद्ध के किताब में लिखा गया प्रियतमा से क्या होना? बिछड़ना या नहीं मिलना। वो क्या है? दुख का कारण है। तो दुख का कोई ना कोई कारण है ना। और दुख का कारण तभी पता चलता है जब सुख के बारे में पता हो। जैसे सिक्का में 2 पल होता है, हेड और टेल। जब तक दुख नहीं होगा सुख पता, और जब तक सुख नहीं होगा तब तक दुख पता। सब एक ही का 2 पुतला है, समझिए। एक तरह से समझ में आ रहा है? आप अमीर है कि गरीब? अगर आप गरीब हैं तो जो भिखारी भीख मांगता है वो क्या है? वो बड़का गरीब है, आप छोटका गरीब हैं। वो तुलनात्मक रूप से कि सर उसकी तुलना में हम कौन है? अमीर। तो आप अमीर हो गए और वो क्या हो गया? गरीब। अब आपके सामने खड़ा हो जाएगा अंबानी, तो आप अमीर है कि गरीब? बोलेगा क्या बात कर रहे हैं सर? तो उसी तरह वो एक दूसरे से क्या है? कंपेयर किया जाता है, तुलना। तो यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या हुआ? असंतोष। जब असंतोष हुआ, ये हम पहले भी बताएं आप लोग को, सामाजिक रूप से शोषण का शिकार हुआ कौन? भारतीय लोग। आर्थिक रूप से शोषण का शिकार बना कौन? भारतीय लोग। राजनीति में बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसका राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया किसको? अंग्रेजों को। यहाँ पर शोषित हुआ राजनीति में कौन? भारत। इसके साथ इसका जो कल्चर है वो बदलने लगा, पास संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया कौन? भारत। यानी सांस्कृतिक में भी शोषण हुआ किसका? भारत। हर तरह से शोषित बन गया कौन? भारत।
अब वो शोषण जो है फुट फुट करके बाहर निकलेगा ना एक दिन। तो वही है, ये जो असंतोष था वही असंतोष फूट कर निकला, जो हमारे यहाँ किसका उदय किया, राष्ट्रवाद। अगर ये असंतोष का बीज नहीं बीजारोपण किया जाता तो क्या हमारे यहाँ राष्ट्रवाद उगता। राष्ट्रवाद तो शुरू से भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष चला। बैटल ऑफ प्लासी 1757, भारत आजाद हुआ 1757 में अंग्रेजों के साथ ही ना हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। सिराजुद्दौला और कौन, क्लाइव। भारत आजाद हुआ 100 साल के बाद 1857 की क्रांति आई, फिर भारत आजाद हो गया क्या, नहीं। फिर उसके बाद और चलते रहा भारत आजाद हुआ। अब इसके अंदर आ रहा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद था ही नहीं, पहले राष्ट्रवाद था नहीं। अब ये राष्ट्रवाद आने का काम हुआ बाद में। जैसे ही राष्ट्रवाद होगा भारत को क्या मिल जाएगी, आजादी। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1900, क्योंकि राष्ट्रवाद यहां पनप चुका। अभी भी हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए है। अगर अभी बोलेंगे मोदी जी की पाकिस्तान हमला कर दिया मुसलमपुर हाट में, सब लोग चलो आक्रमण करने जाइएगा। कितने लोग जाइएगा, हाथ उठाइए तो। लड़की लोग तो एकदम हाथ नहीं उठा रही है। लड़की लोग को नौकरी चाहिए, चाहिए, लेकिन युद्ध भूमि में नहीं जाना है। अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साहब सुन रहे होंगे तो बता दे कि यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से कुछ लड़कियां हाथ उठाइए कि जाएंगे, और कुछ लड़कियां हाथ नहीं उठाइए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा नौकरी पर। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाहते हैं, मरने का डर है। हाँ, अब आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका उल्टा कैसे, कि सर सब चल जाएगा तो मरेगा भी, और सबको खाना खाने के लिए भी तो चाहिए ना। नहीं, हम अब आप लोग की तरफ से फेवर कर दिए, खाना कौन बनाएगा, ये लोग को भूखे मर जाएगा। तो ये लोग के लिए खाना बनाएंगे, वो भी एक तरह से क्या है, लड़ाई है, युद्ध है। नहीं है युद्ध, अरे सिर्फ जाके गोली चलाना ही युद्ध है। खा के ना गोली चलाइएगा, और खाना बनाने वाली रहना चाहिए कि नहीं। तब चलिए आगे बढ़े। ये सब बोलते नहीं, अब बोलना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ देगा क्या बोलिए, तुरंत बोलना है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, रामकृष्ण वर्मा। लिखिएगा रामकृष्ण वर्मा। हिंदुस्तान, कितना क्वेश्चन था इसमें। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन कौन किया था, रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। और इन्हें राजा की उपाधि देने वाले कौन, अकबर द्वितीय। जब ये जा रहे थे पेंशन के लिए, कहां पर, लंदन। मुगल वंश का शासक था कौन, अकबर। कैवां शासक था, कितना नंबर का, अंतिम से दूसरा। कितने लोगों को पूरा मुगल काल का सारे शासक का नाम याद है, हाथ उठाइए बस, हाथ उठाइए। ये हाथ उठा रही है, आप उनका मदद करें, आप क्यों नहीं उठा रही हैं। अच्छा बताइएगा, पहला बाबर है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, नहीं है। बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह है, फर्रुखसियर है, नहीं है। रफी उद्दरजात है, रफी उद्दौला है, नहीं है। मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, शाहजहां तृतीय है। उसके बाद कौन, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है अकबर, और लास्ट में है बहादुर शाह। इन दोनों की कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अकबर द्वितीय जो थे अंतिम दूसरा मुगल शासक, जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। जब ये जा रहे थे कहां, लंदन। पेंशन की उपयोगिता को, पेंशन को समझाने के लिए, पेंशन के लिए, तो उस समय में इनको एक उपाधि दिया गया था, कौन सा, राजा। जैसे एक उपाधि दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का, कौन दिए थे, महात्मा गांधी। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, कायदे आजम का मतलब महान नेता। तो इनको फुसलाने के लिए बोला गया था जिन्ना को कि आप बहुत बड़े नेता हैं, है ना, आप बहुत बड़े नेता हैं, आज से आपका नाम है कायदे आजम। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए, अब इस मिशन को समझ लीजिए। तो बोले नहीं, पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, और जिस शब्द में पाकिस्तान नहीं रहेगा हम उस चीज को नहीं मानेंगे। और जब माउंटबेटन योजना का पेशकश आया उसमें पाकिस्तान था, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से भारत दो भागों में क्या हो गया, विभाजित। नहीं तो भारत कब का आजाद, अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि भारत को आजादी दे दें।
बोल रहा था कि अगर आपके पास औकात है, अगर आपके पास इतना पावर है कि आप अपने कानून को बना पाइए, तो आप कानून बना कर दिखाइए, कैसे कानून बनाइएगा। तो हम लोग सब अपना अपना सूत्र प्रकट कर रहे थे, ये तब तक अली जिन्ना बीच में आ जा रहे थे, बोल रहे थे ऐसे कैसे, हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के लिए एक अलग से होना चाहिए। कौन? पाकिस्तान। कुछ उधर दिखाइए, रास्ता कुछ मिल ही नहीं रहा। बोले नहीं कैंसिल, नहीं कैंसिल। तो अंग्रेज तो दोस्त बेटा है ना, एक दोस्त जगह है, एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों का सहमति होगा तब ना। इधर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरा झंडी दिखाता है तो मुस्लिम लीग बोलता है रुको, ठहरो जरा, रोक दे रहा है उसको। समझ रहे बात को? बोल ही नहीं रहे हैं। तो अकबर जो है द्वितीय, ये राजा की उपाधि दिया यहां पर, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। कायदे आजम की उपाधि कौन दिया? किसको दिया? किसको दिया? और बहादुर शाह द्वितीय एक ऐसा मुगल शासक था जिसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून उस समय में बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। यहां था म्यांमार अभी है, और इसकी राजधानी थी क्या? पहले इसका नाम था बर्मा, म्यांमार का नाम क्या था? जिसकी राजधानी क्या थी? रंगून। अभी नाम क्या है? म्यांमार, जिसका राजधानी क्या है? नए पिता। वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नए पिता, और पहले था बर्मा, बर्मा की राजधानी रंगून। जिन्नत महल के साथ इनको भेज दिया गया था, कहां पर? वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय, जिसकी स्थापना की गई 1828 में। वही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये आंदोलन चला था, ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा का स्थापना किया था कौन? राजा राम मोहन राय। कब किया था? एनसीईआरटी के अनुसार 1814, और जो आंसर एग्जाम का आता है वो 1815। हर एग्जाम में देता है 1815, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में दिया 1814। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1814 मार के केस करिएगा तो आप जीत जाइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना एग्जाम होता है उसमें 1815, कुछ एग्जाम में 1814 भी दिया है ना, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 1814। आप लोग मारिएगा 1815 ही मारिएगा, टेंशन नहीं। अगर 1814 मार के आएगा तो केस करना पड़ेगा, केस करने के लिए तैयार है तो जीत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे और नाना आमटे, और इन दोनों को टांग दिया गया था कहां? अंबाला। अंबाला जेल में इनको अंबाला में लटका दिया गया था। किसको? नाथूराम गोडसे और नाना आमटे। तो नाथूराम गोडसे को सब जानते हैं, नाना आमटे को बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, नाना आमटे लिख लीजिएगा। महात्मा गांधी को मारने में सहयोगी थे नाना आप्टे और नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ज्यादा चर्चित है, नाना आप्टे 1908। मृत्यु कौन सा? अच्छा अच्छा, हो गया, हटाएं। चलिए, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1899। 1899 में। अच्छा बताइए, तो सिर्फ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि याद भी हो रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1900। खुश हो गए मैं बोल के? अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत में उसको कौन आगे बढ़ा रहा था? कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। पक्का? पहला वाला जो आंसर आया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, खतरनाक आवाज आया। दूसरा में आवाज थोड़ा क्या हुआ? लुढ़का। अभी तीसरा में फिर और क्या होगा? और लुढ़केगा। चौथा पांचवा में और क्या होगा? लुढ़केगा। दक्षिण भारत में यानी मद्रास में कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी, सी आर दास नहीं, चक्रवर्ती राजगोपाल। उनको जानकारी था, मिस्टेक से निकल गया। और उत्तर पूर्वी में कौन? देखिए आवाज कम हो गया ना। कौन? रानी गौंडेल्यू। रानी गौंडेल्यू नहीं लिखा है, रानी गौंडेल्यू। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो एक भी नहीं किए थे। अच्छा, एक किए थे 1924।
कहां पर? बेलगांव। अब जो स्टूडेंट का ध्यान नहीं आने को बोले हाँ हाँ कभी नहीं किए, सही है बोल रहे हैं सर, पता चल जाएगा कि उसका स्थान यहाँ है कि नहीं है ना। तो हम लोग पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा कर लिए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। आजादी के समय के अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। 1947 के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे कितने ईस्वी में? कौन सा ईस्वी में? 1900। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर 1937। फैजपुर है कहां? फैजपुर कहां है? कौन सा ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? 1896। रहीमतुल्ला सयानी, यही ना? कहां पर? कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कौन सा अधिवेशन था जिसमें जन गण मन को पहली बार गाया था? 1911। 1911। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धार। बिशन नारायण धार। कहां हुआ था? कलकत्ता में। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जहां पर पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग को रखा गया था, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को रखा गया था। अभी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। कराची अधिवेशन कौन सा? कराची अधिवेशन 1931। 1931। कहां पर? सरदार वल्लभ भाई फंडामेंटल राइट का डिमांड यहीं पर हुआ था, है ना? 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, यही ना? चलिए आगे। कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत में मशीनीकरण किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था? ये हम लोग का टॉपिक चेंज हो गया, अर्थव्यवस्था और आजीविका टॉपिक है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसको? एडम स्मिथ। किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। इन्होंने लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। ए वेल्थ ऑफ नेशन। ए वेल्थ ऑफ नेशन। ए वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन? एडम स्मिथ। तो देखिएगा यहां पर कृषि क्षेत्र, चूंकि ये इकोनॉमिक्स का है टॉपिक, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स है, क्लास 10th का ना है, तो 10th वाले बच्चों को समझा रहा है वो, इसी तरह से समझाएगा। औद्योगिक क्रांति है टॉपिक, इसमें अर्थव्यवस्था और आजीविका लिखा। अच्छा, चर्चा किया औद्योगिक क्रांति का, चैप्टर का नाम है यही ना? तो अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये जो कृषि क्षेत्र है इसी से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिक वगैरह का सब इसी में आ जाएगा ना, अर्थव्यवस्था में, इसलिए बड़ा टॉपिक दे दिया क्या? अर्थव्यवस्था। तो अगर आपसे पूछेगा कृषि जो है ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, किस सेक्टर में आता है? मूल रूप से 3 सेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रक। क्या बोलते हैं? क्षेत्रक। और क्षेत्रक होता है कितना? 3। हेलो, अभी लाइव है क्या? अभी पढ़ाना है क्या? हो गया, ठीक। कितना दिन लगेगा सर? ये क्लास 10 चल रहा है ना? क्या 2-3 दिन और? 6-7 तो मॉडर्न हिस्ट्री है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। हाँ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पूछता नहीं। जगह पूछता है बाद में पढ़वा देंगे, अभी तो वैकेंसियों ने ना आया है। अब 2 को 4 को के लिए अभी चलो उसको स्टार्ट नहीं कर रहा है, वही स्टार्ट किया था तुम ही लोग बंद करवाया था।
याद है ना? क्लासिक हम शुरू किए थे तो बंद करवा दिया, बोला ना 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 खाली मॉडर्न पढ़ना है, हम खाली मॉडर्न पढ़वा दिए। अब फिर कहेगा ना 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 खुदाई चालू कर दीजिए, पूरा तत्ववेत्ता बना दीजिए हमको। अब मामला ये है दोस्त मेरा बच गया क्लास 9th और 10th, है ना? हम ये सोच रहे थे, बोलो क्या, हम ये सोच रहे हैं ना कि वैकेंसी को आने देते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। तुरंत बताते हैं, मेरा सिलेबस 10 से 15 दिन का है। वैकेंसी अभी आने में टाइम पढ़ा देंगे तो फिर भूल जाएगा। हाँ नहीं भूलेगा। बताते हैं, सुनो तो। आप अभी जिनका भी हमको लगता है तुम्हारा जून जुलाई तक देगा वैकेंसी, अगस्त तो जा सकता है, अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से। तो वैकेंसी देगा इलेक्शन से पहले, एग्जाम होगा इलेक्शन के बाद। ना तो अगर एग्जाम इलेक्शन से पहले लेके ज्वाइनिंग करवाना रहता तो अभी तक वैकेंसी दे दिया रहता। तो जो अभी मन है सरकार का उसके हिसाब से वैकेंसी देगा, चुनाव से पहले वैकेंसी तो देवे करेगा, ये बात पहले से फिक्स है, और एग्जाम लेगा चुनाव के बाद, ठीक है? और जिन जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं उनको अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एग्जाम का डेट या वैकेंसी आ जाने दो, उसके बाद हम इसी टाइम में आके प्रॉपरली 9th और 10th कंप्लीट करवा देंगे। फिर एक मिनट रुक, तो पहले सुन तो। जिसको फिर भी पढ़ना है, लगता है कि नहीं हमको अब ये साइंस पढ़ना है, तो 6:15 में इसी क्लासरूम में चलता है, आके पढ़ लो ऑफलाइन में शाम में 6:15 में। आपके पास जो पुर्जा है उसी पुर्जा पे हम अलाउ कर देंगे, बैठ के पढ़ लो। क्लियर? 6:15 में ऑफलाइन में, ठीक है ना? 2-3 दिन के बाद कंप्लीट केमिस्ट्री 0 लेवल से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा। 2 से 3 दिन बाद लास्ट चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, आप पहले चैप्टर से पढ़ सकते हैं जिनको अभी पढ़ना है, एकदम तुरंत पढ़ना है। नहीं तो वैकेंसी का डेट आ जाने दीजिए, हम आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मिला के 9-10 कंप्लीट करवा देंगे ऑनलाइन में। तो एक बार अभी ऑफलाइन वालों एक बार अभी पढ़ लो, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा इंतजार कर लो, वैकेंसी का डेट आ जाने दो। एक बार वैकेंसी आउट हो जाएगी, उसके जस्ट जिस दिन आउट होगा उसके अगले दिन से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बोलो न रे, और कुछ बोलना है? आज जिसको पढ़ना है ऑफलाइन में 6 बजे आके पढ़ लो, 6:15 से क्लास चलती है, आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वालों आपके लिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आपका एग्जाम का वैकेंसी आ जाएगा उसके बाद क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों कर देंगे, और तब तक एनसीईआरटी का बुक भी आ जाएगा, क्लास 9-10 का एनसीईआरटी का बुक भी आ जाएगा। बुक आइले है 2-3, हमको लगता है 1 सप्ताह और लगेगा, वो आ जाएगा। सिचुएशन जैसे ही एएलपी का रिजल्ट आया उसके अगले दिन बुक मार्केट में उपलब्ध होगा। 6 to 10 तुम्हारा जो हम बोले थे क्वेश्चन एंड डिस्कशन वाला, क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन वाला, वो भी तैयार है। हम इंतजार में है वैकेंसी के आने का, वैकेंसी एक बार आ जाएगा सारा बुक आपको उपलब्ध है, पहले ही दे दें। हाँ तो बुक भी लगभग लास्टे पर है, जल्दी ही आपको बुक भी मिल जाएगा। हम जो बुक बोले नहीं थे कि वो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो वो हम उपलब्ध करवा देंगे। हाँ आप पहले ही दे देंगे। और कुछ? अच्छा सर का कई दिन चलेगा? 2 दिन और। अच्छा 2 दिन पहले चलने दो, फिर बताते हैं। आज जिनको केमिस्ट्री शुरू से पढ़ना हो, मंडे से आप ऑफलाइन में आके अपना पुर्जा लेके आइए, शुरू से पहला क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मंडे नहीं, ट्यूसडे, ठीक है? इसी मंगलवार केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, आप शाम में 6:15 में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग चंद्रा सर के साथ। बाकी सब पेपर ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, बचा हुआ है पॉलिटी, बचा हुआ है 9th का पॉलिटी बचा हुआ है, और
और सब हो गया, पक्का ना? तो 9th का पॉलिटी हम पूछ लेते हैं कहां पर पहुंचा है, क्या स्थिति है, फिर 9th का पॉलिटी भी करवा देंगे। है करंट अफेयर्स वैकेंसी के पता नहीं है कदा करंट अफेयर्स, ये सब जो 500 टका में 2 कट्ठा खेत तो लिख दें। आप तुम हमको ही बताओ, जितना कम फीस में तुमको पढ़वाए हैं, के पढ़ा देगा? तो ठीक 7, 8 एनसीईआरटी भी हम पढ़ा दिए, 9, 10 खाली बचल है। आइए को पॉलिटी तुम कर रहे, बाकी पूरा ज्योग्राफी कुणाल सर पढ़ाए हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ाए हैं चंद्रा सर, पूरा पॉलिटी में चंद्रा सर और सोनू सर मिलके पढ़ाए हैं। हम क्लास 9th भी पता कर लेते हैं क्या मामला है, ठीक है? तो मिलते हैं कल चंद्रा सर के साथ। आज जिनको ऑफलाइन ऑनलाइन वालों अपना प्रॉमिस तोड़ते नहीं है, तो इन्हें कहना कि सर धोखा दे दिए। 9th और 10th जिस दिन वैकेंसी आएगा उसके अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।